मैं डॉक्टर हरभान सिंह, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से आज चर्चा करने जा रहा हूँ नेचर ऑफ कंपनी पर अथवा कंपनी की प्रकृति के ऊपर। पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कंपनी के गुण क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, इंस्टीट्यूशनल बॉडी, सेपरेट लीगल एंटिटी, it has subscribers, members, share capital and so on। आज चूंकि हम प्रकृति के बारे में कंपनी की प्रकृति के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आज हम अध्ययन करेंगे कि एक जो कंपनी है वो किन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ में लेकर चलती है, किन गुणों को साथ में लेकर चलती है कोई भी कंपनी। और इसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग होता है इसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, दूसरा भाग होता है इसका लिफ्टिंग और पियर्सिंग कॉरपोरेट वेल यानी कि निगम आवरण को हटाना, और तीसरा इसका भाग है बॉडी कॉरपोरेट। तो पहले भाग में हम चर्चा करने जा रहे हैं सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की। हमने ये पहले चर्चा की हुई है कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं या प्रमोटर्स हैं, वो कंपनी को जो भी अधिनियम लागू है उसके जो रूल्स, रेगुलेशन, प्रोविजंस और गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी को बनाते हैं। लेकिन कंपनी बनने के बाद में जो कंपनी का एग्जिस्टेंस है वो उसके प्रमोटर्स और मेंबर्स से भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। कंपनी एक अलग अस्तित्व ले लेती है और उसके जो प्रमोटर हैं वो अलग अस्तित्व में रहते हैं। इसका यहाँ पर यह तात्पर्य है कि जब भी किसी वैधानिक परिस्थितियों की बात आएगी तो कंपनी को और उसके प्रमोटर्स को अथवा उसके मेंबर्स को कंपनी से पृथक माना जाएगा, अलग माना जाएगा। ये रूल है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी किसी भी तरह का कोई इश्यू होगा उसमें कंपनी अपने मेंबर्स पर अथवा कंपनी के मेंबर्स कंपनी पर कोर्ट में स्यू कर सकते हैं, यानी कि कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि कंपनी किसी बाह्य व्यक्ति पर अथवा कोई बाह्य व्यक्ति कंपनी पर भी कोर्ट में एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉरपोरेट वेल, यानी कि निगम आवरण को हटाना। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि निगम आवरण को 2 तरह की परिस्थितियों में हटाया जा सकता है। पहली परिस्थिति है अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और दूसरा है अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। इसका जो पहला भाग है अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, यानी कि कंपनी के ऊपर जो वैधानिक जो जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व हैं जो वैधानिक उसको रूप से आगे सतत रूप से करना है, उसमें यदि किसी तरह की कोई भी बात आती है या कोई इश्यू होता है तब हम उस निगम आवरण को हटाते हैं। सबसे पहला इसका जो भाग है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स और फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन। यदि कंपनी को किसी भी गलत जानकारी देकर बनाया गया है तो उस केस में हम निगम आवरण को हटा लेते हैं। निगम आवरण ऐसा आवरण होता है जो कंपनी को उसके मेंबर्स या जो उसके प्रमोटर्स हैं उनसे भिन्न बनाता है, क्योंकि कंपनी को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो उसके मेंबर्स या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जैसी भी उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो उसको चलाने की जो जिम्मेदारी है वो उसी तरीके से है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो कॉरपोरेट वेल है या निगम आवरण जो है उसको हम हटा लेंगे। इसका जो दूसरा भाग है मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी कंपनी अपनी शेयर कैपिटल रेज़ करेगी, जब भी
पूंजी के लिए कंपनी कैपिटल मार्केट में जाएगी, तो कैपिटल मार्केट में जाने से पहले उसको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, जिसमें से कि एक फॉर्मेलिटी होती है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस या क्रय विवरण जो होता है वो कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी क्या है, कंपनी किस बारे में है, और कंपनी जो पूंजी बाज़ार से लेने वाली है उस पूंजी का वो किस तरह से उपयोग करेंगे। तो यदि किसी कंपनी ने उस क्रय विवरण में कोई गलत वर्णन किया है, कोई मिथ्या वर्णन किया है, तो उस केस में भी हम उस निगम आवरण को हटा लेते हैं। तीसरा बिंदु जो है वो है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस। पहले वाले बिंदु से मिलता जुलता ही है कि यदि किसी कंपनी का उद्देश्य किसी गलत उसके उद्देश्य हैं और वो जो पूंजी लेने वाली है बाज़ार से उसका वो गलत उपयोग करेगी, लेकिन वो बता नहीं रही है अपने निवेशकों को, तो उस केस में भी निगम आवरण को हटा लिया जाएगा। चौथा इसका जो बिंदु है वो है फेलियर टू रीपे डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पज़, यानी कि जो उनके उद्देश्य गलत उद्देश्य जो थे उनके लिए यदि उन्होंने किसी भी प्रकार से डिपॉजिट्स ले लिए हैं तो उनको वो वापस से पता चल चुका है कि इस कंपनी ने फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए बाज़ार से जो पूंजी है वो ले ली है, और जब उसको ये कहा गया है कि उसको वापस लौटाना है तो वो लौटा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस पूंजी का गलत उपयोग किया है, तो उस केस में भी हम निगम आवरण या कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर लेंगे, हटा लेंगे। पांचवा इसका बिंदु है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज़। आप सभी को पता होगा कि जो होल्डिंग कंपनी है वो पेरेंटल कंपनी होती है जिसके अंडर में सब्सिडरी कंपनीज़ अपना कार्य करती है। उस केस में जब होल्डिंग कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्क्लोज़ करना होता है, अपने जो उनके वित्तीय सूचना जो है वो डिस्क्लोज़ करना होता है, पब्लिक को देना होता है, तो वो अपने सब्सिडरी कंपनीज़ को भी उसमें इंक्लूड करते हैं। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो होल्डिंग कंपनीज़ हैं वो अपने सब्सिडरीज़ जो कंपनी है उनको इंक्लूड नहीं करते हैं वित्तीय सूचनाओं को निवेशकों तक पहुंचाने में, तो उस केस में भी निगम आवरण को हटा लिया जाएगा। छठा इसका बिंदु है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। जब किसी कंपनी ने उस कंपनी के जो ओनरशिप है, जो उसकी स्वामित्व है, उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं किए हैं, जो तथ्य नहीं बताए हैं उसके ओनरशिप के बारे में, तब भी हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं, निगम आवरण को हटा सकते हैं। अगला इसका बिंदु है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसके जो अफेयर्स हैं वो हिडन है, यानी कि कंपनी बता कुछ और रही है लेकिन वो कर कुछ और रही है। हो सकता है कि वो वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त हो, तो उस केस में भी जो कॉर्पोरेट वेल है उसको हम हटा सकते हैं। जब तक निगम आवरण नहीं हटेगा तब तक उसके जो मेंबर्स हैं, जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी जो सूचनाएं, उनसे रिलेटेड जो सूचनाएं हैं वो नहीं जानी जाएंगी, तब तक हम इस चीज़ का पता नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में भी हम निगम आवरण को हटा सकते हैं। अगला जो बिंदु है वो भी इससे मिलता जुलता ही है कि अगर जो कंपनी है वो फ्रॉडुलेंट बिजनेस कर रही है, वो निवेशकों को कुछ और सूचनाएं दे रही हैं, बाज़ार में किसी और तरह की सूचनाएं चल रही हैं, लेकिन वो वास्तव में कुछ ऐसा कार्य कर रही हैं जो कि वैधानिक रूप से अलाउ नहीं है, उनको परमिट नहीं है कि वो कार्य करें, तो उस केस में भी हम निगम आवरण को हटा देंगे। निगम आवरण हम तब भी हटा सकते हैं जब हमें ये पता लगे कि उस पर्टिकुलर कंपनी ने अपना इनकम टैक्स या जो कॉरपोरेट टैक्स उसके ऊपर लागू होता है, या जो भी टैक्स का जो फ्रेमवर्क है उसको कहाँ किस प्रकार से
जीएसटी पे करना है, कहाँ कहाँ उसको अलग अलग तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने हैं, तो उस केस में भी हम निगम आवरण को हटा सकते हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, यानी कि जब कोर्ट ऑफ लॉ ने ये कहा है कि आपको जो निगम आवरण है वो हटाया जाए, वो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। पहली इसकी जो कंडीशन है वो हो सकती है मिस डिस्क्रिप्शन और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। कई बार ऐसा देखा जाता है, ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड किसी और नाम से है और अपना बिजनेस किसी और नाम से चला रही है, ताकि वो अपने जो छिपे हुए उद्देश्य हैं जो कि वैधानिक रूप से उनको अलाउ नहीं है, लेकिन उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो अपने नाम का जो अपना असली नाम है उसको छुपाकर दूसरे नाम से अपना बिजनेस कर रही हैं, उस केस में हम कॉरपोरेट वेल यानी कि निगम आवरण हटा सकते हैं। दूसरा इसका बिंदु आता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। जब हम कंपनी के चरित्र का पता लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो छिपे हुए उद्देश्य हैं वो बार बार यहाँ पर आ रहा है। तो कई बार कंपनी के जो छिपे हुए उद्देश्य हैं कि वो वास्तव में कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे हैं या किसी दूसरे उत्पाद की नकल तो नहीं कर रहे हैं, अथवा इस तरह से दूसरे भी जो भी संवैधानिक रूप से या वैधानिक रूप से उसको अलाउ नहीं है वो कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, ये पता लगाने के लिए हमें उस कंपनी का जो चरित्र है वो पता करने के लिए भी निगम आवरण हटाना होगा। तीसरा इसका बिंदु है फॉर प्रोटेक्टिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू। कई बार देखा जाता है कि जो कंपनी है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू यानी कि जो टैक्सेस हैं, जो टैरिफ्स हैं, वो सरकार को पे नहीं करते हैं। उस केस में भी यदि कोर्ट ऑफ लॉ का आदेश है तो भी जो निगम आवरण है उसको हटाया जा सकता है। फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। फ्रॉड यदि हो रहा है तो कोर्ट ऑफ लॉ कह सकता है कि फ्रॉड की जांच के लिए कोई जांच अधिकारी है जो कि कोर्ट ने तय किया है, या हो सकता है कि कोर्ट ने ट्रिब्यूनल बनाने के लिए कहा हो, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा हो, तो उस केस में भी हम निगम आवरण को हटा सकते हैं। अगला बिंदु ये कहता है वेयर कंपनीज फॉर्म्ड फॉर इवेडिंग लीगल ऑब्लिगेशन। कई बार देखा गया है कि टैक्स की बचत के लिए अथवा किसी उत्पाद की नकल के लिए अथवा बाज़ार को नियंत्रित करने के लिए भी कई बार कंपनीज का निर्माण किया जाता है। तो उस केस में भी जब तक निगम आवरण नहीं हटाया जाएगा तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि कंपनी किस तरह से अपना लीगल ऑब्लिगेशन पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है वेयर कंपनी इज़ एक्टिंग एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स। यहाँ पर ये ध्यान देना उचित होगा कि जो कंपनी है उसका जो हिस्सा है वो बेच दिया गया है उनके अंशधारकों के बीच में, तो जो कंपनी है वो अपने अंशधारकों के ट्रस्टीज़ नहीं बन सकते हैं, और इस चीज़ की जांच के लिए भी कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट अप करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है फॉर फिक्सिंग लाइबिलिटी फॉर इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इकोनॉमिक ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि हमारे जो भी लागू अधिनियम है, जो भी अधिनियम हमारी इकोनॉमी के अंदर अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड हैं और उसको यदि कोई कंपनी वायलेट करती है, उनका पालन नहीं करती है, तो उस केस में भी हमें निगम आवरण को हटाना होगा। अगला बिंदु इसका आता है फॉर फिक्सिंग लाइबिलिटी अंडर वेलफेयर ऑब्लिगेशंस। एक कंपनी है उसके कुछ, क्योंकि कंपनीज सोसाइटी से अलग नहीं है और कंपनीज एक्ट 2013 में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लॉज जो है